Namaste students, Deepak Pandey this side, and in this video we will be talking about your interview preparation for all these interviews which are lined up through Gate 22. तो कुल मिला के आपके पास अभी जो इंटरव्यूज हैं दे आर फॉर BARC, BARC, IUCL, NPCIL एंड MRPL। बहुत अच्छी न्यूज ये है कि फॉर ऑल दी गेट 22 एस्पिरेंट्स अप्रैल में ही आपके पास इतनी सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग की सारी सीट्स को ऐड कर लें तो इन्हीं में 100 से ज्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी। सो दैट्स वेरी गुड न्यूज। It means that up to higher ranks in general category and in other categories also, students will be able to grab a seat in a PSU. And definitely, most probably, yes, आपको आगे और भी वैकेंसीज मिलने वाली है। So this is a great opportunity for Gate 22 aspirants. And in some case of PSUs, in some PSUs, they are also hiring through Gate 21 and 20. So for them also, right? And it's a very great learning for all those who want to prepare through Gate. लाइक यू डोंट बी नेगेटिव कि सर कभी वैकेंसीज आती ही नहीं है, कम है। देखो, आप सोचोगे कि 500-600 वैकेंसीज आ जाए, बस गेट में हल्का फुल्का करके आ जाऊं, तो भाई इंडिया में भाई आपको पता है इतना सिनेरियो नहीं होता, कंपटीशन तो है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका हो नहीं सकता या सर मेरा तो कभी होने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। सही समय चल रहा है प्रिपरेशन के लिए। आप मूड बनाइए, माहौल बनाइए प्रिपरेशन का, right? And contact us if you have any kind of query related to preparation. Fine. इंटरव्यूज पे सीधा जंप करते हैं। एक ही वीडियो में मैं आपको चारों कंपनीज के बारे में बताऊंगा, इंटरव्यूज के बारे में भी बताऊंगा, बट डेफिनेटली सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सारी बातें नहीं कर सकते, बिकॉज जो वीडियो का टाइम है वो थोड़ा हमें लिमिटेड रखना है, सो दैट मैं आपको एक सीरीज ऑफ वीडियो बना के दे सकूं। और जैसे जैसे आपकी जो इंटरव्यूज चलेंगे या जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मैं आपको और वीडियोस दूंगा जिसको आप फॉलो करो और बेटर तरीके से आप इंटरव्यूज दे पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, चार कंपनीज मैंने आपको बताया। एक एक करके सबसे पहली बात ये करते हैं कि सर इनके इंटरव्यूज होंगे कब। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर होंगे कब, कितना टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के। 10th जून के पहले स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, लास्ट जून तक जा सकते हैं। मींस मई का टाइम आपके लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये कि सर क्या इतना टाइम काफी है इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए? बिल्कुल काफी है। एक्चुअली इतना ही टाइम चाहिए होता है। डोंट एक्सपेक्ट कि सर 6 महीने मिलेंगे। अगर 6 महीने मिल भी गए तो आप वो 6 महीने के लास्ट के 15 दिन ही यूज करने वालों। सो इट इज बेस्ट कि एक ऑप्टिमम टाइम आपको मिल जाए। ज्यादा टाइम सही नहीं होता इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। फाइन। नेक्स्ट थिंग इज कि इनमें अप्लाई कैसे करना है। मतलब आपकी रैंक है, आपको लगता है कि सर मुझे अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देखिए, बार्क ने तो अपनी शॉर्ट लिस्ट पूरी निकाल दी, कुछ 249 केमिकल इंजीनियर्स को कॉल किया है। फाइन। तो उन्होंने तो अपनी शॉर्ट लिस्ट निकाल दी है, तो बार्क में अब आपको कुछ अप्लाई नहीं करना। हाँ, बार्क के स्लॉट सिलेक्ट कर ले। बार्क अभी आपको स्लॉट सिलेक्शन का मौका देगा कि आपको अपना इंटरव्यू कब कराना है। ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। अभी वो लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कोविड की सिचुएशन अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ आपको पता है कि नेबरिंग कंट्रीज से कुछ इस तरह की न्यूज आ रही है, तो थोड़ा सा वो लोग सोच सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा इशू है, तो ऑफलाइन लेंगे। हो सकता है मुंबई के अलावा कुछ और सेंटर्स पे भी आपसे इंटरव्यू ले लिया जाए, राइट। अब आप स्लॉट बार्क में कब का सिलेक्ट करें। एक टेंडेंसी रहती है स्टूडेंट की कि सर अब मैं थोड़ा लास्ट का स्लॉट सिलेक्ट करूं बिकॉज तब तक कुछ क्वेश्चंस मुझे पता लग जाएंगे। ठीक है, एवरीवन थिंक्स लाइक दैट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लास्ट का ना करें। और एक और चीज का बहुत ध्यान रखना, मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि आपकी भाई अच्छी रैंक है, आपको 4-5 इंटरव्यूज के कॉल आ सकते हैं। कहीं आपका स्लॉट ओवरलैप ना कर जाए, बार्क का स्लॉट और बाकी कंपनीज का स्लॉट ओवरलैप ना कर जाए, तो ज्यादा लेट करने में दिक्कत है, ठीक है। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए 8 जून या 9 जून से बार्क अपना इंटरव्यू सारा स्टार्ट करे या फर्स्ट वीक में किसी भी डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके 4-5 दिन बाद के कोई भी स्लॉट आपको मिल जाए, बोल ले लीजिए, ठीक है। इनकेस कोई मजबूरी होगी आपकी, आप नहीं जा पा रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको लास्ट का स्लॉट लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लास्ट का स्लॉट ले लें, पहले का स्लॉट ले लें, बीच का स्लॉट ले लें, वो आपको अपनी ट्रैवलिंग और अपनी दूसरी चीजों के हिसाब से लेना है। इससे आपके सिलेक्शन के क्राइटेरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन मोर थिंग रिगार्डिंग बार्क, दैट आप गेट के टॉपर हूं, गेट के थ्रू गए हूं, या बार्क में आपकी 250 नंबर आ गए हों, 220 नंबर आ गए हों, ऑल ऑफ यू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू क्रैक बार्क। BARC के लिए बता रहा हूं, बाकी इंटरव्यूज के लिए नहीं बता रहा। बार्क में बिल्कुल बराबर अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, तो ऑल ऑफ यू कैन फाइट।
ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके गेट के मार्क्स का या एग्जाम के मार्क्स का किसी भी तरह से कोई रोल नहीं है, राइट। प्लस इसमें रिजर्वेशन का भी सिस्टम नहीं है, एज रिलैक्सेशन का हो सकता है बट सीट्स में रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन आता है कि सर सीट्स कितनी है भैया आरसी में। वैसे तो जो पीएसयूज या जो ऑर्गेनाइजेशंस आपको इस तरह से डायरेक्टली सीट की इंफॉर्मेशन नहीं देती, यू कैन ऑलवेज ऑब्टेन दैट इंफॉर्मेशन बाय सबमिटिंग एन आरटीआई। आप आरटीआई एप्लीकेशन सबमिट करिए और उससे आप निकाल सकते हैं। बट देखिए, आप पहले सीट पता करेंगे फिर अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो उनको छोड़िए ना कोई आरटीआई डाल ही देगा, पता लग जाएगा। आप अपने जो प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दीजिए। एक आइडिया अगर आप मुझसे मांगते हैं कि सर रफ आइडिया कितना है, तो करीबन 17 से 18 सीट्स लगाइए केमिकल इंजीनियर्स की। 17-18 केमिकल इंजीनियर्स को ये हायर करेंगे, ठीक है, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से। नेक्स्ट इज बार के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं अभी, और जो एप्लीकेशन रिलेटेड और जो दूसरी बातें हैं। कई बार ये भी बच्चे कहते हैं सर कि गेट के रैंकर्स को नहीं प्रेफर करते और एग्जाम के जो रैंकर्स है उसको प्रेफर करते हैं। देखिए, ऐसा होता तो नहीं है। दूसरी चीज, उनको ये चीज पता है कि गेट का जो टॉपर है कई बार वो पीएसयू प्रेफर करेगा और गेट बार प्रेफर नहीं करेगा। टॉपर मीन्स सेकंड रैंकर, फोर्थ रैंकर, फिफ्थ रैंकर, ठीक है। तो वहां पे आपको कन्विंस करना है कि नहीं साहब मेरा तो इसी में इंटरेस्ट है, ठीक है, इसी में इंटरेस्ट है, बार्क में इंटरेस्ट है, मुझे यही ज्वाइन करना है। लेकिन इस तरह का जो है दिमाग में प्री माइंड सेटअप इंटरव्यूअर्स के नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीजें सही नहीं है। प्रिपरेशन कैसे करनी उस बात पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं अब एलपीसीआई पे आ जाते हैं। एलपीसीएल में अभी आपको अप्लाई करना है, 49 सीट्स हैं, ठीक है। न जाने स्टूडेंट्स कहाँ किसको सुन रहे हैं, दे आर सेइंग कि मेरे पास 1000 रैंक वाले का कॉल आता है कि सर मैं एलपीसीएल में अप्लाई कर दूं क्या, मैंने फलाना जगह पढ़ा, यहाँ पे सुना था कि आई शुड अप्लाई इन एलपीसीएल इवन इफ आई हैव 1000 रैंक, right? NPCIL, suppose it's same like bar, the situation is same like bar. Your gate marks will not be counted in your final evaluation. आपका जो भी होगा सिलेक्शन वो इंटरव्यू बेसिस पर होगा, फाइन। बट आपको अप्लाई कहाँ तक करना है ये भी तो सोच लीजिए। आप ये देखिए 49 सीट्स हैं, आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं वहां पे। आप सपोज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, 49 में से जनरल की सीट्स कितनी होंगी, बहुत ज्यादा होंगी तो 25 होंगी, राइट। 1:10, 1:12 का रेशियो होता है कॉलिंग का, बीआरसी का या एनपीसीआईएल का अप्रोक्सीमेटली सेम रेशियोज होता है। 25 पे 250 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कॉल किया है। अब 250 स्टूडेंट्स का आप डबल भी कर लीजिए तो 500 होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 250 के बीच में सारे जनरल कैटेगरी के नहीं होंगे, राइट। सभी लोग ने शायद अप्लाई भी ना करें, कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, कुछ तो होते ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 250 से मान लीजिए डबल कर लेते हैं 500। तो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड यू हैव रैंक अराउंड 500, देन ओनली यू कैन अप्लाई, यू शुड अप्लाई फॉर एनपीसीआई। 500 तक है, कर लीजिए। 600 वाला भी कर रहा है तो कुछ बात समझ आती है, पर आप 900 पे और 1000 पे एनपीसीआई अप्लाई करें, वेरी लेस चांस है ही नहीं इनफैक्ट जनरल में। Yes, for other categories, for SC categories, ST categories, if you have 1000 rank, you can apply definitely, right? For OBC categories, definitely 500, 600, 700 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉल आ सकती है। Once you get the call, all of you have equal opportunities to grab a seat in NPCI, ठीक है। तो लॉजिक के पीछे जाइए, ऐसे नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, यूट्यूब पे बना दिया चैनल और आप लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूँ, ये तो आपको उनकी, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से डाउनलोड करिए नोटिफिकेशन और जो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है जहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंगली अप्लाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज MRPL, 20 सीट्स इन टोटल फॉर केमिकल इंजीनियर्स, राइट। इन 20 सीट्स ना सी MRPL में कई बार, अभी आज भी एक स्टूडेंट से डिस्कशन हो रही थी कि सर MRPL 200 रैंक तक ले लेता है, 250 रैंक तक ले लेता है। देखो कितने रैंक तक लेता है, that totally depends upon when MRPL vacancies are getting released. In some cases, in most of the cases, MRPL is one of the last PSUs which recruits through GATE, और जनरली ये ईयर के एंड में वैकेंसीज निकालती थी, रिक्रूटमेंट करती थी। अब आप समझिए कि ईयर के एंड में अगर MRPL ने रिक्रूट किया है तो उसको वो स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे ना जो IOCL, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाय द एंड ऑफ ईयर, most of the students they have selected IOCL, ONGC, GAIL, EIL, BRC, NPCIL, and now almost 100, 120 students, 150 students from the general category, they are done. Now when MRPL comes, क्या वो अप्लाई करेंगे?
लोकेशन का एक बहुत फैक्टर हो जाता है कई बार। हाँ, इफ समवन इज फ्रॉम द नियर बाय एरिया डेफिनेटली दे कैन थिंक अबाउट अप्लाइंग इन एमआरपीएल इवन इफ दे आर सिलेक्टेड इन आईओसीएल और ओएनजीसी, बट ऐसे कम लोग ही रहते हैं जनरली। उस केस में 150 के ऊपर या 100 के ऊपर वाले बच्चे अप्लाई करेंगे। हो सकता है एमआरपीएल में किसी का 180 पे भी हुआ हो, but now the scenario is different. Now MRPL has released vacancies even before ONGC, right, and along with IUCL. तो यहाँ पे अभी भी टॉपर्स अप्लाई करेंगे, जो अप्लाई करते हैं उसी के हिसाब से कॉल आती और उसी के हिसाब से वेटिंग भी मिलती। तो 20 है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या मेरी 200 रैंक है, मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए? नहीं, कर दीजिए डेफिनेटली। देखिए 20 सीट्स के लिए अगर आप 300 के अंदर हैं, आप एमआरपीएल के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। ऐसा ना हो कि गलती से एक रैंक, एक मतलब एक रैंक से आप मिस कर जाए। हो सकता है बोलो कि सर मेरा 299 था, मैंने अप्लाई नहीं किया, 299 तक कॉल आई है, चाहे 300 तक कॉल आई है, राइट। तो 300 तक रैंक है, अप्लाई कर दीजिए, उतनी उम्मीद लगाई जा सकती है। हालांकि वो मुझे 300 भी ज्यादा लगती है, पर्सनली देखें तो 300 भी ज्यादा लगती है एमआरपीएल के कॉल आने के लिए। फाइन। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को तो मैं यही कहूंगा कि आपकी 400-500 के आसपास रैंक रहती है, अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इंटरव्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, पर थोड़ा सा भी पहले ये एप्लीकेशन प्रोसेस और ये जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं कि सर कब होगा, कितना टाइम मिलेगा, कॉल आएगी कि नहीं आएगी। तो और बीएआरसी हो गया, एनपीसीआई हो गया एंड एमआरपीएल हो गया, आईयूसीएल। आईयूसीएल के साथ में सीन ये है कि इन्होंने अपनी वैकेंसीज डिस्क्लोज नहीं करी, और हर साल यही होता है कि आरटीआई के थ्रू ही हमें वैकेंसीज पता लगती हैं। तो आपको करना क्या है, गेट रैंक है आपके पास, ठीक है, 300, 400, 500 तक मैं आपको कहूंगा कि 500 तक अगर आपके पास गेट रैंक है, अप्लाई फॉर आईयूसीएल। मैं ये जो फिगर्स बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरीज के लिए बता रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरीज के लिए मैं फिगर नहीं बताता जनरली, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। रिजर्व कैटेगरीज में अगर आप हैं भाई, आपकी रैंक ठीक ठाक लग रही है, 400, 500, 600 रैंक है, आप अप्लाई करिए, ठीक है। वैकेंसीज आईयूसीएल की कब पता लग जाएंगी आपको आरटीआई के थ्रू, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आप उसके बाद आरटीआई फाइल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई ना कोई फाइल कर देगा, आपके ग्रुप में कोई फाइल कर देगा, आपके टीचर्स फाइल कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको वैकेंसीज पता लग जाएगी। ऐसा नहीं होता कि सर रिक्रूटमेंट का रिजल्ट आ जाए उसके बाद ही वैकेंसीज पता लगती है, क्या? ऐसा नहीं है, आप उससे पहले भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, पर ज्यादा जल्दी मत फाइल करिएगा, अदरवाइज दे विल से दैट येट वैकेंसीज आर नॉट फाइनलाइज्ड। ये रिप्लाई कई बार आता है, थोड़ा सा रुक जाइए। इन सभी पीएसयूज का, बार का तो हो गया, इन सभी पीएसयूज का आप लास्ट डेट जरूर देखिए कि व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, एंड प्लीज बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग अप देयर एप्लीकेशन फॉर्म। किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, कैटेगरी की मिस्टेक ना हो, रजिस्ट्रेशन नंबर का मिस्टेक ना हो। अगर आपको डेट चूज करनी है, वेन्यू चूज करना है, तो वेन्यू का मिस्टेक ना हो, राइट। बी वेरी केयरफुल व्हाइल अप्लाइंग फॉर देम। और दूसरी चीज, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है, आपको ये लगता है कि मुझे आईओसीएल से, बीएआरसी से और एनपीसीएल से सभी से कॉल आ सकता है, तो आपको इंटरव्यू डेट्स जो बीआरसी के सिलेक्ट करने हैं वो हो सके तो जल्दी से जल्दी कर लेना, सो दैट ओवरलैप ना हो। कई बार हुआ है ओवरलैप, ओवरलैप के केस में मेल करना पड़ता है आपको, समटाइम्स दे अलाउ यू कि आप अपना इंटरव्यू डेट चेंज कर लें, एंड समटाइम्स दे डोंट। वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किसी एक पीएसयू के साथ। फाइन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरव्यूज। किस तरह से प्रिपरेशन करें इनके इंटरव्यूज के लिए। मैंने आपको टाइम बताया कि भाई जून से पहले नहीं होगा, जून एंड तक जाएगा, हो सकता है किसी पीएसयू का जुलाई में भी हो, राइट। नाउ द थिंग इज, देखिए बार्क को एक तरफ रखिए, एनपीसीआईएल को थोड़ा सा बीच में रखिए, बार्क के क्लोजर, और बाकी पीएसयूज को किनारे रखिए, आईयूसीएल, एमआरपीएल, इनको किनारे रखिए। इनके जो इंटरव्यूज लेने का जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो अलग अलग है, इसलिए मैंने इनको किनारे किनारे क्लासिफाई कर दिया, राइट। Bark interview is completely technical, hardly, and I think there are very few incidences जहां पे उन्होंने स्टूडेंट से पूछा है चार क्वेश्चन दैट whether you are comfortable with Bark work culture, whether you'll be able to continue with us or not। ये इस तरह के क्वेश्चंस जो एचआर होते हैं, where you see yourself in the next 5 years, what are your strength and weakness, ये सब जो चीजें हैं ये आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है। ये बीएआरसी विल बी कंप्लीटली टेक्निकल। 1 घंटे का इंटरव्यू हो सकता है, 40-45 मिनट का हो सकता है, थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है। टेक्निकल इंटरव्यू मतलब यहाँ पे आपको अपने 4 सब्जेक्ट तैयार रखने। 4 और 5 में भी बच्चों से कई बार कंफ्यूजन रहती है कि सर कहीं 5 पूछ लिया तो ऐसा तो है नहीं कि आप रैंक लेके आए, आपको 5वें सब्जेक्ट के बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं पता, आप उसको लास्ट में रखिएगा, उसको छोड़ दीजिए। इनफैक्ट आप 4 सब्जेक्ट तैयार करिए, 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे कई बार,
तो प्रायोरिटी में बताइए कि आपको जो बेस्ट है जहाँ पे आप उसका नाम वहाँ ले सकते हैं, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में बाकी सब्जेक्ट बताइए। पूछते हैं, ठीक है, वो पूछते हैं। और अगर नहीं भी पूछे ना, डोंट डोंट फियर, क्योंकि देखिए आपके पास 4 सब्जेक्ट, आपके पास सब्जेक्ट का जो बंडल है वो किन किन सब्जेक्ट्स का है? हीट, मास, सीआरई, एफएम, थर्मो, और एक लास्ट में पीडीसी कर रहे हैं। 6, ये 6 सब्जेक्ट्स में से आपको सब्जेक्ट चुनने हैं बस। मान लीजिए कि आपने कोई 4 सब्जेक्ट चुन लिए एंड दे डोंट आस्क यू योर प्रेफरेंस, और वो खुद ही शुरू हो जाता है, तो आपको क्या लगता है इन कोई 6 सब्जेक्ट के अलावा कोई 7वां सब्जेक्ट तो ले नहीं आएंगे? 4 आपने प्रिपेयर कर ही रखे, ऐसा तो है नहीं कि उन चारों के अलावा आपसे कोई 7वां सब्जेक्ट पूछ लेगा। तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना भी पूछे आपसे प्रेफरेंसेस तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका एक फॉर्मेट है जिसमें वो प्रेफरेंस पूछते हैं। नाउ बार्क, व्हाट इज द डिफरेंस? कि बार्क में आपको पास ये आपको फैसिलिटी दे दी जाती है कि आप वहां पेन पेपर का यूज करके एक्सप्लेन करें, एंड सिंस दे आर गिविंग यू दिस फैसिलिटी, they will ask you to derive, they will ask you to write, they will ask you to make graphs, right? They'll ask you, they'll just sit and they'll ask you that design a heat exchanger। ठीक है, विल कम टू द टेक्निकल स्पेसिफिक पार्ट, उस पे आते हैं कि भाई टेक्निकली पूछा क्या जाता है। तो वहां पे आपसे चीजें समझाने को बोला जाएगा कि हाँ भाई हमें समझाओ ये कैसे होता है। मीन्स यू शुड नो द, यू शुड हैव द नॉलेज। ऐसा नहीं है कि सर बीएआरसी में बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है कि सर कोरा पे मेरे सीनियर ने क्वेश्चंस के लिस्ट डाली हुई है, या फिर मेरा सीनियर गया था या मैं खुद ही गया था, मान लो उन क्वेश्चंस को याद करके चला जाऊं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं करना है। क्या उनको नहीं करना है? ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, उनको करना है, बट बिफोर दैट आपको एक बेस बनाना है अपना। अपना बेस कैसे बनेगा सर? आपने गेट की प्रिपरेशन करी है, रैंक तभी आई होगी आपकी, बार की प्रिपरेशन करी है, रैंक तभी आओगी। 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स को पढ़िए, नोट्स को। सर नोट्स मेरे पास बने हुए, अच्छे बने हुए तो पढ़िए, अगर नहीं बने हैं नोट्स, वी आर प्रोवाइडिंग यू सब्जेक्ट्स ऑल्सो ऑन आवर एप्लीकेशन। वो सब्जेक्ट्स लीजिए, सब्जेक्ट्स को पढ़ डालिए। सर क्या इतना टाइम है हमारे पास? देखिए बार के लिए मिनिमम आप लेके चलिए 40 दिन। 40 दिन आपके पास है ही है, उससे ज्यादा हो सकते हैं पर 40 दिन आपके पास हैं। 4 सब्जेक्ट, 40 दिन। नोट्स रिवाइज करने में कितना समय लगना चाहिए सर? 2 से 3 दिन। 3 दिन के अंदर आप नोट्स पढ़ डालिए। नोट्स में क्या क्वेश्चन करने हैं? बिल्कुल नहीं करने। नोट्स में क्यों पढ़वा रहा हूँ? सो दैट आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो फेड अवे हो गए हैं, जो फेड हो चुके हैं, जो हल्के हो चुके हैं, भूल चुके हो, उनको एक बार गो थ्रू करना जरूरी है। ठीक है, कोशिश करना है डेरिवेशंस पे ज्यादा फोकस करना है, डेफिनेशंस पे ज्यादा फोकस करना है, ग्राफ्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चंस तो एक भी नहीं देखने। उसमें मैं नहीं कह रहा कि आप 10 दिन यहीं पढ़ते रहिए, आप 2 से 3 दिन में नोट्स रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए हैं सीनियर से ले लीजिए, अगर वो भी नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर पढ़ना ही पड़ेगा, वी आर ऑफरिंग यू सब्जेक्ट्स एज वेल। हाँ, सब्जेक्ट्स के लेक्चर देखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो वहां थोड़ा आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो एक सब्जेक्ट के नोट्स देख लेने के बाद, नोट्स पढ़ लेने के बाद क्या करना चाहिए? मेरे पास ये आ रहा है कि जब सवाल की सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं पता लग रहा, कोई कह रहा है किताब पढ़ो, कोई कह रहा है एनपीटेल के लेक्चर्स देख लो। ठीक है, आप 1 महीने में कितनी किताबें पढ़ सकते हैं? कोई भी टेक्निकल किताब उठा लीजिए, कोई भी सिंगल किताब, हीट ट्रांसफर की कोई किताब उठा लीजिए, संजल ले लीजिए, मैकैब ले लीजिए, क्या पूरी मैकैब पढ़ जाएंगे? आप लेके बैठेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगी किस किताब का मैं करूं क्या। 1 महीने में हार्डली शायद एक किताब पढ़ ली या 2 किताब पढ़ ली। क्या लगता है बार बार उसी किताब में से इंटरव्यूज पूछेंगे, कुछ सवाल उसी किताब में से आने वाले? बिल्कुल नहीं आने वाले, कुछ भी नहीं ऐसा होने वाला। किताब लेके रटना नहीं है, किताब लेके बैठना नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ नोट्स पढ़ो पहले। मैंने इससे पहले पिछले 4 साल से 5 साल से हम लोग बार की तैयारी करा रहे, बच्चा वही गेट के नोट्स पढ़ के ही जाता है। पर जब आपने गेट के नोट्स पढ़ लिए हैं, नाउ व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग व्हेन यू आर स्टडीइंग दोस नोट्स, व्हेन यू आर रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट, उसके बीच में या उसके बाद आप उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए जिन क्वेश्चंस को आपको बार में पूछा जा चुका है। ठीक है, कहाँ से मिलेंगे सर? बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल। ठीक है, आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक अ लिस्ट। ठीक है, आप लोगों को आपस में आप लोगों ने ग्रुप्स बना रखे हैं, आपके पास क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं। अब उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिए बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव लर्नड इन दीज नोट्स। आप देखिए कि कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पा रहे हैं। जिन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पा रहे, देन लुक फॉर दोज एक्सप्लेनेशंस इन द स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स। इसको कहा जाता है किताब पढ़ना। ठीक, तो उनको किताब से पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किताब लेके बैठ गए, आप रिचर्डसन कुल्सन लेके बैठ जाइए, किसी ने कह दिया यूट्यूब पे गा दिया कि सर डिजाइन पूछता है, डिजाइन पूछता है, रिचर्डसन कुल्सन लेके बैठ जाइए, 10 दिन तक आप कुछ नहीं करने वाले। वो ऐसी किताब पढ़ी रहेगी, आप देखेंगे, पन्ने पलटेंगे एंड नथिंग इज गोइंग टू हैपन। सो जो नोट्स आपको दिए गए ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप उनको कवर करिए, देन जंप टू द क्वेश्चंस।
ठीक है, और कुछ नया भी सीखते हैं तो वो भी अपने एक आप इंटरव्यू की छोटी सी नोटबुक बना लीजिए, कीप राइटिंग कर ले। नोटबुक बना लीजिए, जब आप इन नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, उनके डेरिवेशंस को रिवाइज कर रहे हैं, वो भी वहां पे देख लीजिए। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको टॉपिक्स दूंगा कि ये टॉपिक्स आपको क्लियरिटी करनी है, वेदर थ्रू नोट्स और थ्रू बुक्स। वो एक वीडियो में नहीं बना सकते, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाँ भाई किस तरह से आपको बुक्स को पढ़ना है या किस तरह से आपको नोट्स को पढ़ना है। ठीक है, 40 दिन है, आप 10 दिन एक एक सब्जेक्ट को डेडिकेट कर दीजिए, डेफिनेटली प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो जैसे आपने पहले वेस्ट किया है, समय आगे वेस्ट हो जाएगा। एंड यस, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपसे ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो आपको आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे, वो धीरे धीरे आपको हिंट भी देते हैं। बार्क में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप उनके हिंट को कैच करें एंड यू ट्राई टू रीच योर गोल इन द राइट डायरेक्शन। पहुंचे नहीं पहुंचे वो उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। तो अभी क्या करना है, 10 डेज करके टारगेट बनाइए। मैं आने वाली वीडियोस में आपको टॉपिक भी बता दूंगा। ठीक है, एनपीसीआईएल पे आ जाएं। एनपीसीआईएल और बार के इंटरव्यू में डिफरेंस बस इतना है कि एनपीसीआईएल में आपको हो सकता है इतना डिटेल्ड ना पूछा जाए, टेक्निकल वो रहता है, टेक्निकल पूरी तरह से रहता है, लेकिन उतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप जो बार्क की तैयारी करेंगे वो आपको एनपीसीआईएल के इंटरव्यू में काफी हेल्प करने वाली है। तो बार्क और एनपीसीआईएल की तैयारी काफी हद तक सिमिलर रहेगी। ठीक, नाउ एमआरपीएल एंड आईओसीएल, दे वॉन्ट आस्क यू दीज थिंग्स। तो एमआरपीएल और आईओसीएल के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए सर? सबसे पहले तो आप अभी फॉर्म अप्लाई करिए। देखिए, एमआरपीएल और आईओसीएल के इंटरव्यू होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है, तो पहला फोकस आपका बार्क और एनपीसीआईएल का होना चाहिए। क्यों काफी ज्यादा टाइम है? आप एमआरपीएल का और आईओसीएल का लास्ट डेट देखिए, इनकी लास्ट डेट ही मई लास्ट में है। मई लास्ट तक आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद जून में कभी इनकी लिस्ट आएगी कि हाँ हाँ ये लोग एलिजिबल है, और फिर जून एंड में या कभी इनका इंटरव्यू होगा। तो पहले इंटरव्यूज आपके प्रोबेबली जो ज्यादा चांसेस है वो बार्क और एनपीसीआईएल के हैं। तो फोकस ऑन दीज टू। एमआरपीएल और आईओसीएल के जो इंटरव्यूज होंगे उनमें आपकी ये जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं या डेरिवेशंस कर रहे हैं वो काम नहीं आएगा। उनकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन पूरी तरह से सेपरेट होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली बात ये है कि स्टूडेंट्स का मेरे पास ये कई बार एक रिक्वेस्ट है कि सर क्या आप लोग मॉक कराते हैं? हम लोग डेफिनेटली मॉक कराते हैं। ठीक है, हम लोग आपका इन सभी कंपनीज के इंटरव्यू के लिए मॉक कराएंगे। ठीक, आपको अगर मॉक में पार्टिसिपेट करना है किसी तरह का, आप चाहते हैं कि हाँ सर मेरी भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए, देखिए मॉक में हम आपको पढ़ाते नहीं है, एंड मॉक में पढ़ाना भी नहीं चाहिए। वी जस्ट ट्राई टू आस्क यू क्वेश्चंस based on the format of that organizations, and we just explain you that how you should express yourself during the interviews। क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको प्रैक्टिस, बातचीत करने की प्रैक्टिस कराते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मॉक्स। डोंट एक्सपेक्ट दैट वी आर गोइंग टू टीच फॉर दैट। हमने पढ़ाया है वो अलग पढ़ाया है, आपको यदि पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मॉक मीन्स जस्ट अ सेट ऑफ 5-6 इंटरव्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, डेफिनेटली बार्क का मॉक अलग फॉर्मेट पे होता है और आईयूसीएल एमआरपीएल का मॉक अलग फॉर्मेट पे होता है। अच्छा सर, अगर मुझे आईयूसीएल एमआर मान लीजिए आपका बार्क में सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप आईयूसीएल और एमआरपीएल के लिए प्रिपरेशन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उन बच्चों को अभी क्या करना चाहिए? उन बच्चों को सबसे पहले आप अभी के लिए काम करें कि जस्ट गो टू आईयूसीएल एंड एमआरपीएल वेबसाइट, विजिट देयर वेबसाइट एंड ट्राई टू नोट डाउन, अगेन मेक अ डायरी। आपको इंटरव्यूज के लिए भी डायरी बनानी पड़ेगी, जिस तरह से आप बाकी पीएसयूज के लिए डायरी सॉरी रिटर्न एग्जाम के लिए डायरी बनाते हैं, गेट के लिए डायरी बनाते हैं, आपको इंटरव्यूज के लिए भी एक डायरी बनानी पड़ेगी। आप एमआरपीएल और आईयूसीएल की वेबसाइट पे जाइए एंड ट्राई टू नोट डाउन अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन पीएसयूज के इंटरव्यू प्रिपरेशन का। सर क्या देखना चाहिए उनकी वेबसाइट में? आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको आईयूसीएल से एग्जाम्पल दूंगा। आईयूसीएल, व्हाट इज द वर्क ऑफ आईयूसीएल? ये क्या काम करती है, वेदर इट इज अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस? राइट, आईयूसीएल का जो एनुअल आप कह लीजिए कि प्रोडक्शन कैपेसिटी है, टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, इनकी जो हायरार्की है वो क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, राइट। जो सबसे टॉप पे जो इनके 2-3 पर्सन होते हैं उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ डेजिग्नेशंस, राइट। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर साहब कौन है। ठीक, आईयूसीएल के कहाँ कहाँ पे एसेट्स हैं हमारी कंट्री में, कहाँ कहाँ पे प्लांट्स,
राइट। आप उसके वेबसाइट पे जाके ये भी देखिए कि कौन कौन से प्रोसेस आपकी आईयूसीएल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, सबसे ज्यादा। आप ये भी देखिए कि भाई आईयूसीएल क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। और बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ दिस। वो सारी नॉलेज आपको वेबसाइट से मिलेगी। अब मैं एक एक चीज वहां पे नहीं बता सकता कि सर क्या क्या लिखे क्या क्या नहीं लिखा। आप वेबसाइट पे जाइए और होम पेज पे जाइए, होम पेज पे बहुत बड़ी डिस्क्रिप्शन दी होती है, उसके बारे में पता लगाइए कि वो क्या है। मैं भी टेक्निकल बात नहीं कर रहा कि सर सारे प्रोसेस क्या क्या होता है, वो तो पढ़ना है, वो अलग बात है। पर सबसे पहले ट्राई टू नोट डाउन अबाउट दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाइए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल लिखिए। अगर आपको किसी तरह का उस पर गाइडेंस चाहिए कि सर इसमें और कुछ लिखने की जरूरत है क्या, यू कैन डिस्कस विद मी। तो मैंने बार्क और एनपीसीआईएल वालों को और आईओसीएल और एमआरपीएल वालों को अभी क्या करना है, जस्ट अभी एक जो आपके अंदर पैनिक है सर क्या करें क्या करें, उसके लिए एक आपको एक मैंने एक रास्ता दिखा दिया कि हाँ भाई आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, राइट। आई होप ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगा। आई होप ये जो डिस्कशन हुई इससे आपकी हेल्प होगी। अब इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली मुझे आपके लिए कई सारी वीडियोस बनानी है। अगली जो वीडियोस मैं लेके आऊंगा उसमें आपको मैं बार्क के लिए टॉपिक्स बताऊंगा। ये सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, ये एक ब्रॉड टॉपिक है, मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा। आई जस्ट टेल यू अबाउट टॉपिक्स कि जब आप नोट्स पढ़ रहे हैं या फिर बुक भी पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें से कौन से डेरिवेशंस और कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। मैं अपने हिसाब से 4 सब्जेक्ट चुन लूंगा और उन चारों सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। आई होप आप लोग इस वीडियो से सीखेंगे और जो मैसेज मैंने आप तक पहुंचाना चाहे वो मैसेज आप तक पहुंचेगा। एंड डेफिनेटली हम लोग आगे साथ में मिलकर तैयारी इंटरव्यू की बढ़िया से करेंगे और आप लोग इंटरव्यू में डेफिनेटली अच्छा करके दिखाएंगे। किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो आपके दिमाग में तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे पूछिए। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है, वहां पे पूछिए। मॉक किस तरह से चलेगा सर, तो मॉक का हम लोग अभी डिजाइन कर रहे हैं। किसी वीडियो में आपको मॉक का जो स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।